नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल ज्येष्ठ एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा काल सर्प योग के बारे में। काल सर्प योग को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन है, डाउट है लोगों को। लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि काल सर्प योग उनकी कुंडली में है या नहीं है, और अगर है तो उसका क्या करें। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपनी कुंडली में कैसे काल सर्प योग को चेक कर सकते हैं, और अगर आपकी कुंडली में काल सर्प योग है तो क्या आपको उसका निवारण करने की जरूरत है, क्या उसका निवारण हो सकता है, आपको उससे डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए, या किस तरह के फलों की उम्मीद आपको करनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ काल सर्प योग के बारे में। ये देखिए, मैंने आपके लिए उदाहरण के लिए यहाँ पर कर्क लगन की 2 कुंडलियां बनाई हैं, और आप देखिए इस कुंडली के दूसरे घर में राहु है सिंह राशि में, और 8वें घर में केतु है। तो दोस्तों, जब सभी ग्रह राहु और केतु के मध्य आ जाते हैं तो हम उसको कहते हैं कि इस कुंडली में काल सर्प योग है या काल सर्प दोष है। जैसा कि आप इस एग्जाम्पल कुंडली में देख सकते हैं, राहु और केतु के बीच में सभी 7 ग्रह मंगल, सूर्य, बुध, शुक्र, चंद्रमा, गुरु और शनि आ गए हैं। तो हम इसे कह सकते हैं कि इस कुंडली में काल सर्प योग है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक ट्रिक है जो आपको याद रखनी है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम होता है कि काल सर्प योग या काल अमृत योग क्या होता है। जी हाँ, बहुत बार आपकी कुंडली में काल अमृत योग होता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजर्स आपको ये बता देते हैं कि आपकी कुंडली में काल सर्प योग है। अब आप देखिए, जो मैंने दूसरी कुंडली बनाई है नीचे, ये भी कर्क लगन की कुंडली है। इस कुंडली में आप देखिए केतु विद्यमान है दूसरे घर में, और राहु 8वें घर में, और सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में आ गए हैं। इसे भी अगर आप ऑर्डिनरी इंसान को दिखाएंगे तो कहेगा कि ये काल सर्प योग है। जी नहीं, इस वाली कुंडली में जो आप देख रहे हैं ये काल सर्प योग है, और इस कुंडली में आप जो देख रहे हैं ये काल अमृत योग है। अब मैं आपको सिखाता हूं कि ऐसा क्यों है। आप ध्यान दीजिएगा, जब भी इसे हम कुंडली का पहला घर मानते हैं और यहां से एंटी क्लॉकवाइज हम इसको काउंट करते हैं, तो कुंडली के 12 घर होते हैं। तो जब भी पहले घर से लेकर के और छठे घर के बीच में राहु की पोजीशन होगी, जब भी पहले और छठे घर के बीच में कहीं पर भी राहु विद्यमान होगा और सभी ग्रह राहु केतु के बीच में आ जाएंगे, तो हम उसे काल सर्प योग कहेंगे। लेकिन अगर पहले घर से और छठे घर के बीच में केतु की पोजीशन होगी और फिर केतु और राहु के बीच में सभी ग्रह आ जाएंगे, तो उसे हम काल अमृत योग कहेंगे। और जो लोग काल सर्प योग को मानते हैं या इसके बारे में प्रैक्टिस करते हैं, उनका ये कहना है कि काल अमृत योग काल सर्प योग से कम नुकसानदायक या कम बुरा होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, अभी तक आपको समझ में आया होगा कि आप अपनी कुंडली में कैसे देखेंगे कि आपकी कुंडली में काल सर्प योग है या काल अमृत योग है। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके फलों के बारे में कि अगर आपकी कुंडली में काल सर्प योग है तो क्या करना है। तो दोस्तों, पर्सनली मैं काल सर्प योग को नहीं मानता हूं। मेरी कुंडली में खुद काल सर्प दोष है। मैंने आज तक इसका कोई निवारण, पूजा, विधि विधान नहीं किया है, क्योंकि मैं इसे नहीं मानता हूं। उसके बहुत सारे कारण हैं दोस्तों। सबसे पहला कारण, अगर आप देखिए जो काल सर्प योग की डेफिनेशन है वो कहती है कि जब सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं तो इसका निर्माण होता है। अब दोस्तों, अब एक बात को समझिए कि राहु और केतु 2 ऐसे ग्रह हैं जिनका आसमान में कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। जी हाँ, ये इमेजिनरी हैं, ये हवा ग्रह हैं, ये छाया ग्रह हैं, इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। तो दोस्तों, जब किसी चीज का अपना अस्तित्व नहीं है तो उसके बीच में बाकी के ग्रह कैसे आ जाएंगे? पहली चीज, मैं इस थ्योरी को नहीं मानता हूं दोस्तों। दूसरी बात, किसी भी एस्ट्रोलॉजी के क्लासिकल टेक्स्ट में, बृहत्पराशर होरा शास्त्र में, सारावली में, या गर्ग होरा में, या और भी बहुत सारी किताबें हैं एस्ट्रोलॉजी की जो कई हजार सालों से लिखी और पढ़ी जा रही हैं, उन किसी भी क्लासिकल टेक्स्ट में काल सर्प योग के बारे में कोई वर्ड, कोई शब्द, कहीं से कहीं तक कोई श्लोक नहीं है। जी हाँ, काल सर्प योग की अगर आप हिस्ट्री को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो तकरीबन इसका जो ओरिजिन मिलता है वो 1950 के आसपास मिलता है, और फिर 1970 में पॉपुलर होता गया, और वहां से लोगों ने इसको एक बिजनेस के तौर पर फैला लिया। दोस्तों, काल सर्प योग के निवारण में एक फ्लॉ मुझे और नजर आता है। इसकी जो रेमेडी बताई जाती है कि आप इसकी पूजा करवा लीजिए, या तो नासिक में करवा लीजिए या फिर उज्जैन में करवा लीजिए, महाकालेश्वर में। इसके अलावा अगर आप इसकी कहीं पूजा करवाएंगे तो इसका सोल्यूशन नहीं होगा। दोस्तों, ये कतई सत्य नहीं है, मैं इस बात को नहीं मानता। क्योंकि अगर आप भगवान का ध्यान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं, याचना कर रहे हैं, या भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो दुनिया के किसी भी कोने से किया जा सकता है। मैं नहीं मानता कि नासिक में या उज्जैन में जाकर ही पूजा की जाए तो काल सर्प दोष की शांति होगी। क्यों? क्योंकि ये मेरी कुंडली में भी दोष है, मैंने भी इसके बारे में जब जानकारी चाही तो मुझे भी यही बोला गया।
और दोस्तों मुझे ये भी बताया गया कि अगर आप इसकी पूजा नासिक या उज्जैन के अलावा किसी और शहर में जाकर करते हैं तो आपको फ्रीक्वेंटली इनके बार बार करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप नासिक में या उज्जैन में करवा लें तो वो परमानेंट है और फुल टाइम है, फिर आपको दोबारा नहीं करानी पड़ेगी। मैं नहीं मानता हूं कि ये सत्य है, ऐसा हो सकता है, इसलिए मैं काल सर्प योग में विश्वास नहीं करता हूं। तो आइए अब हम बात करते हैं कि इसके फल कैसे होते हैं। दोस्तों अगर आपकी कुंडली में काल सर्प योग है भी और आप काल सर्प योग में विश्वास भी करते हैं तो भी मैं नहीं मानता कि एक योग आपकी कुंडली को उठा सकता है या गिरा सकता है। क्या एक राजयोग आपको राजा बना सकता है? जी नहीं। तो क्या एक खराब योग आपको गिरा सकता है? आपके सभी ग्रहों को खराब कर सकता है, आपकी कुंडली को खराब कर सकता है एक? जी नहीं। एक योग आपका ना आपको बना सकता है ना बिगाड़ सकता है। जब हम किसी कुंडली की बात करते हैं, आपके भाग्य की बात करते हैं, डेस्टिनी की बात करते हैं, या आपको जो रिजल्ट्स मिलते हैं ग्रहों से, दोस्तों कई सारी बातों पर निर्भर करते हैं। जैसे कि उस प्लेनेट की आपकी कुंडली में क्या पोजीशन है, नंबर 1। नंबर 2, उस प्लेनेट की गोचर में क्या स्थिति है। जी हाँ। नंबर 3, आपके कर्म कैसे हैं। अगर मान लीजिए आपके किसी फेवरेबल प्लेनेट की दशा चल रही है और आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको अच्छे फल बढ़ चढ़ कर मिलेंगे। लेकिन अगर आपके किसी खराब ग्रह की दशा चल रही है जो आपके लिए नुकसानदायक है और आपके कर्म भी खराब हैं तो आपको खराब रिजल्ट्स और तीव्रता से मिलेंगे, आपको और परेशान करेंगे। और दोस्तों चौथी और अंतिम चीज कि किस ग्रह की दशा भुक्ति अंतरा आपका चल रहा है, क्योंकि आपको ग्रहों के अच्छे और बुरे फल उनके दशा भुक्ति अंतरा के हिसाब से मिलते हैं। तो दोस्तों ये 3-4 चीजें हैं जिन पर आपके फल डिपेंड करते हैं। एक योग होने से ना आपकी जिंदगी बनती है ना बिगड़ती है। तो अगर आपको कभी कोई दिक्कत है, कोई आपके मन में प्रश्न है या कोई परेशानी है तो किसी भी क्वालिफाइड इंसान को आप अपनी कुंडली का विवेचन करवाएं, उसका संपूर्ण एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स काल सर्प योग को एक एस्केप टेक्निक की तरह यूज करते हैं, क्योंकि उन्हें कुंडली में आपके जीवन में जो घटनाएं घटित हो रही है उनकी वास्तविक जानकारी उन्हें मिलती नहीं है, वो समझ नहीं पाते हैं। तो क्या करते हैं, आपके जीवन में जो परेशानियां आती हैं उनको काल सर्प योग के ऊपर, शनि की 7.5 के ऊपर, शनि की ढैया के ऊपर या कोई ना कोई एस्केप टेक्निक ढूंढकर उसके ऊपर डाल देते हैं और आपको 2-4 उपाय बताकर भेज दिया जाता है। दोस्तों ऐसा नहीं है। आप किसी क्वालिफाइड इंसान को, एस्ट्रोलॉजर को, पंडित को या जिस पर भी आपको ट्रस्ट है उसको आप कंसल्ट करें जो आपकी वास्तविक प्रॉब्लम को समझ सके और आपको रेमेडी दे सके। अब दोस्तों उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं, श्रीमान सचिन तेंदुलकर और श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये 2 ऐसी हस्तियां हैं जो अपने करियर पर जिन्होंने शिखर तक गए, जिन्होंने बहुत अचीवमेंट्स की लाइफ में। तो दोस्तों इन दोनों की ही कुंडलियों में काल सर्प योग था। आप देखिए बहुत लोगों को कहा जाता है कि काल सर्प योग आपकी कुंडली में होने की वजह से आप अचीव नहीं कर पाएंगे, आपको प्रॉब्लम आएंगे, ऑब्स्टेकल्स आएंगी, आपकी जो लाइफ है वो रोलर कोस्टर राइड रहेगी। तो दोस्तों देखिए ये सारी चीजें सभी के लिए सत्य हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो सफलता के शिखर पर पहुंचना चाहता है, कामयाबी देखना चाहता है और उसके जीवन में तकलीफें ना आए, रोलर कोस्टर राइड ना आए, ऐसा कोई भी इंसान नहीं। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प योग है, निश्चिंत रहिए, भूल जाइए। आपको कोई इसके लिए कोई स्टोन पहनने की, कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। आप दान दहेज कीजिए, पुण्य कर्म कीजिए, अच्छे काम कीजिए, खुश रहिए, दूसरों की मदद कीजिए। तो जय श्री राम दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।